नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 48 के बारे में। अगर आपने पिछला पाठ अध्ययन किया है तो निश्चित है आपके समझ में पाठ संख्या 48 भी आएगी। पिछले पाठ में हम लोगों ने जाना है ग्रहों के गुण स्वरूप के बारे में ही, कौन कौन से ग्रह सतोगुण के हैं, कौन कौन से ग्रह रजोगुण के हैं और कौन कौन से ग्रह तमोगुण के हैं। राशियों के गुण स्वरूप को पहले जान चुके हैं, कौन कौन सी राशियां रजोगुण की हैं, तमोगुण की हैं व सतोगुण की हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे नैसर्गिक एवं तत्कालिक शुभाशुभ ग्रहों के बारे में। जैसे कि नैसर्गिक रूप से कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है पीछे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ हैं, गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ हैं और गुरु संतान के कारक हैं। कारक तत्वों को भी याद रखना है। संतान के कारक हैं, गुरु के कारक हैं। हमारे गुरु कैसे हैं उसके बारे में विचार करते हैं। गुरु धन के कारक हैं, सुख के कारक हैं आदि इत्यादि। और गुरु एक शुभ ग्रह है, ये इतना हम जानते हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और नैसर्गिक और तात्कालिक में भेद है। तो क्या तात्कालिक रूप से भी गुरु शुभ हैं? कैसे समझेंगे? नैसर्गिक और तात्कालिक में भेद क्या है? क्योंकि पाठ अब आगे बढ़ रहा है तो इसलिए तात्कालिक और नैसर्गिक दोनों को अगर एक साथ लेकर के चलेंगे तो आप लोगों के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आज हमने सोचा कि तात्कालिक शुभाशुभ के बारे में भी एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आप जानते हैं शुभ हैं। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं और ये भी किसके कारक हैं? भौतिक सुख के कारक हैं। भौतिक सुख, पत्नी, कामना के कारक हैं। हमारे पास जो भी सुख सुविधाएं होती हैं उसके कारक शुक्र हैं और कामनाओं को बढ़ाते हैं, वीर के कारक हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य अशुभ ग्रह हैं। और किसके किसके कारक हैं? शुक्र शुभ हैं, देवगुरु शुभ हैं और सूर्य अशुभ हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि सूर्य अशुभ हैं। किसके कारक हैं? पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं आदि इत्यादि। तो अब इसको हम तात्कालिक रूप से कैसे समझेंगे कि क्या ये शुभ ही हैं या अशुभ भी हो जाते हैं? तो उसके लिए संक्षेप में आपको एक चार्ट से समझना पड़ेगा। चार्ट के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे कि आपको लगन स्पष्ट का पाठ मिल चुका है और लगन कैसे स्पष्ट करेंगे ये आपको पता ही है। मान लीजिए कालपुरुष की ही पत्रिका बना देते हैं मेष लगन की। किसी भी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ तो लगन की संख्या प्राप्त होते ही, लगन की राशि प्राप्त होते ही आपको आसान हो जाएगा। क्रमबद्ध राशि चक्र आपको स्थापित कर देना है। तो लगन अगर मेष है तो उसके बाद वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
अब इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे। केंद्र को आप लोगों ने सबसे पहले जब भाव पढ़ा है, भाव जब पढ़ा है तब आपको पता है कि केंद्र के स्वामी शुभ होते हैं 1, 4, 7 और 10। 1, 4, 7 और 10। कभी कभी इसको विस्तार से आगे समझेंगे कि केंद्र के स्वामी अब कौन से भाव के स्वामी होंगे, ये आगे आप समझेंगे। अपनी पूरी तरह से शुभता कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको केंद्र के स्वामी को शुभ समझना है। त्रिकोण को क्या समझते हैं? योगकारी। योगकारी ये भी त्रिकोण है। ये योगकारी भाव हो गया, त्रिकोण योगकारी। 1, 5 और 9, तो ये तो केंद्र और त्रिकोण दोनों है, लगन। और पंचम और नवम। अष्टम को दुख स्थान, द्वादश को दुख स्थान, अब बचा कौन? तीसरा, छठा और 11वां, ये अशुभ, ये भी अशुभ, ये भी अशुभ। अब बचा कौन? दूसरा और 7वां, ये मारक भी है। ये दोनों भाव मारक कहते हैं। केंद्र को आपने शुभ समझ ही रखा है। अब अगर किसी जातक का मेष लग्न है तो मेष लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ परिणाम देंगे और कौन कौन से ग्रह अशुभ। अब सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की, जो कि यहां पर शुभ हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ हैं। और बृहस्पति इस पत्रिका में कहां के स्वामी हैं? नवम स्थान यानी भाग्य स्थान, पूर्ण योगकारी भाव के स्वामी हैं। जो पूर्ण योगकारी भाव माना जाता है भाग्य स्थान है। और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी धनु है और वो पूर्ण योगकारी भाव का स्वामित्व रखती है। तो गुरु यहां पर क्या होंगे? गुरु शुभ होंगे। इस पत्रिका के लिए गुरु शुभ। उसके बाद सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य की एक राशि है सिंह, आप सभी जानते हैं। और सिंह राशि कहां पर है? 5वें भाव में। 5वां भाव योगकारी स्थान है। तो मेष लगन की पत्रिका के लिए सूर्य यहां पर शुभ होंगे। वैसे भी लग्नेश के मित्र हैं, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। तो इसलिए सूर्य यहां पर मित्र होंगे मंगल के। सूर्य यहां पर शुभ होंगे मेष लगन की पत्रिका के लिए। सूर्य शुभ। अब आपने पहले क्या पढ़ा है? नैसर्गिक रूप से सूर्य अशुभ, सूर्य ग्रह अशुभ में पढ़ा है। केवल 2 ग्रह निर्विवाद रूप से शुभ हैं। कौन कौन? शुक्र और गुरु नैसर्गिक रूप से, लेकिन तात्कालिक रूप से सूर्य भी यहां पर शुभ बन रहे हैं। शुक्र को आपने शुभ पढ़ा है। अब शुक्र इस पत्रिका के लिए क्या है? सप्तम के स्वामी हैं, द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। अब सप्तम मारक स्थान है, द्वितीय स्थान मारक स्थान है, लेकिन यह केंद्र स्थान है। और दूसरे नंबर पर न मंगल शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, न शुक्र मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, सम मानते हैं। तो यहां पर शुक्र को भी हम लोग शुभ ही मान सकते हैं।
शुक्र शुभ। इस प्रकार से आपने समझना है कि क्या जो नैसर्गिक रूप से ग्रह शुभ हैं, क्या तात्कालिक रूप से भी वो शुभ हैं या अशुभ। एक पत्रिका में और समझ लेते हैं, तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। हम लोग वृषभ लगन की पत्रिका को बनाते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी जातक का वृषभ लगन है तो उसकी पत्रिका में कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे। वृषभ लगन मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये लग्न हो गया। बाकी आप भाव को समझ ही चुके हैं कौन सा भाव क्या है। अब वृषभ लगन में अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र की एक राशि छठे स्थान में है और एक राशि केंद्र में है, जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों है, लग्न है। तो शुक्र तो ऐसे जातक के लिए अशुभ हो ही नहीं सकते हैं। शुक्र के बाद शनि को हम लोग अशुभ ग्रह जानते हैं। शनि को हम लोग अशुभ ग्रह जानते हैं। तो शनि को देखिए, यहाँ पर केंद्र के भी स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। और आज ये एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो, हमने योगकारी लिखा है त्रिकोण स्थान को योगकारी, लेकिन जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो वो पूर्ण योगकारी हो जाता है। तो शनि अति शुभ है इस पत्रिका के लिए। यहां पर शनि भाग्य के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, यानी ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। तो जो ग्रह जिस लगन में जो ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो वो पूर्ण योगकारी बन जाता है उस लग्न की पत्रिका के लिए। वो अत्यधिक शुभ फल देने वाला बन जाता है उस लग्न की पत्रिका के लिए। तो शनि की बात करें तो शनि देव यहां पर शुभ हैं। अब चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा कहां के स्वामी हैं? तीसरे स्थान के, जो अशुभ स्थान है। और आप सभी जानते हैं चंद्रमा पक्ष बली होते हैं। सूर्य से 72 डिग्री पीछे जब चंद्रमा का गोचर हो जाता है, 72 डिग्री पीछे से लेकर और 72 डिग्री आगे तक चंद्रमा अशुभ होते हैं, क्रूर होते हैं। तो चंद्रमा पक्ष बली हैं तो शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। लेकिन इस पत्रिका के लिए अब वो चंद्रमा वहां पर शुभ है या अशुभ नैसर्गिक रूप से, लेकिन इस लग्न के लिए वृषभ लगन के जातकों के लिए चंद्रमा क्या शुभ फल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि तीसरे स्थान के स्वामी हैं। तीसरे स्थान के स्वामी है तो चंद्रमा यहां पर क्या होंगे? अशुभ होंगे। चंद्रमा अशुभ। बुध की अगर बात करें तो बुध द्वितीय स्थान के स्वामी है, जो एक मारक का स्थान है। और बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो पंचम स्थान में है। ये स्वराशि भी है बुध की, मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है बुध की। बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो एक ही राशि में तीनों योग बनते हैं। उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है और स्वराशि भी है बुध की। कितने से कितने अंश तक उच्च के माने जाते हैं, कितने से कितने अंश तक मूल त्रिकोण के माने, आगे समझेंगे इसको। फिलहाल इस पत्रिका के लिए बुध शुभ हैं या अशुभ? तो शुक्र अगर देखा जाए तो वृषभ लगन की पत्रिका में पंचमेश बुध बनेंगे और पंचम स्थान में मूल त्रिकोण राशि होने के कारण, क्योंकि योगकारी स्थान है, बुध यहां पर शुभ फल देंगे। बुध शुभ होंगे यहां पर। बुध के बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल सप्तम के स्वामी हैं
और मंगल की एक राशि द्वादश स्थान में है, एक मारक स्थान और दूसरा दुख स्थान। और मंगल की यह मूल त्रिकोण राशि है और मूल त्रिकोण राशि का द्वादश स्थान में जाने के कारण ये भी मारक स्थान है, कोई बहुत अच्छा स्थान है नहीं। तो मंगल वृषभ लगन की पत्रिका में मंगल अशुभ होंगे। वृषभ लगन की पत्रिका में मंगल अशुभ होंगे। अब यहां पर चंद्रमा जो कि पक्ष बली होते हैं, शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं। बुध शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। अब वो शुभ के साथ मान लीजिए किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, अशुभ हैं, लेकिन तो इस पत्रिका के लिए क्या अशुभ हैं? तात्कालिक रूप से क्या अशुभ हैं? नहीं। मंगल जो कि नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो अशुभ ग्रह हैं और तात्कालिक रूप से भी अशुभ हो गए। इसको और अच्छे से आप लोग समझेंगे जब पंचधा मैत्री के बारे में चर्चा होगी। फिलहाल ये तात्कालिक है और नैसर्गिक और तात्कालिक ग्रहों के बारे में, नैसर्गिक रूप से जो ग्रह है शुभ है तो क्या इस किस लगन में क्या वो शुभता को कायम रखने में सक्षम है, शुभ ही रहेगा, शुभ फल ही देगा, किस किस लग्नों में, ऐसे आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से दो पत्रिका के माध्यम से हमने आपको बताया, बाकी आप अपने से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम यही कहेंगे कि आप लोग पाठ को क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते रहेंगे। निश्चित है आपको समझ में आएगा और आनंद भी आएगा, क्योंकि हम लोग अब फलित की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ग्रहों को समझ रहे हैं, तात्कालिक मित्र शत्रु भी समझे हैं और आगे और विशेष सूत्रों पर बात होती रहेगी। पाठ हम आपको छोटे छोटे पाठ लेकर के आते रहेंगे जो कि आपको सरलता से अध्ययन भी हो जाए, याद भी हो जाए। और पाठ अगर आपको पसंद आता है आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमने वीडियो अपलोड किया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।